नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वुड एंड टिम्बर टेस्टिंग। वुड एंड टिम्बर टेस्टिंग सेम लाइक वैसी ही टेस्टिंग है जैसे कि हम किसी मेटल के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कुछ उसी तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं इसकी। अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें हम पढ़ते हैं पार्ट 1 में टेंसाइल एंड कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ टिम्बर। इसके लिए हम टेंसाइल के लिए हम कौन सा कोड जो है वो प्रेफर करते हैं, वो है हमारा 2380। कौन सा? IS 2380 पार्ट 6 1977। ये किसके लिए हम यूज करते हैं? टेंसाइल के लिए। और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट डिफाइन द स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड ब्रेकिंग। वो एबिलिटी जिसके साथ जो है आपका सैंपल जो है वो विथस्टैंड रहता है ब्रेकिंग के दौरान। ठीक है, वो एबिलिटी है, ये वो स्ट्रेंथ है जब आपका स्ट्रेंथ जो होता है वो ब्रेक होता है, जिस लोड के ऊपर आपका टेस्ट स्पेसिमेन जो है वो ब्रेक होता है, उसके ऊपर वो आपको कितनी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी प्रोवाइड करता है एट दैट पर्टिकुलर एरिया। वो क्या होता है? आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इस टेस्ट को जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वुड। कुछ इस तरीके से डिटरमाइन हम कर सकते हैं। तो IS 2380 पार्ट 6 1997 जो है, तो हम IS कोड इसके लिए प्रेफर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम जानते हैं कि जो टेंसाइल एंड कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ मशीन है उसका ऑपरेटस किस तरीके से रहता है। तो ये इस तरीके का आपका ऑपरेटस रहता है। ये आपका टेंसाइल टेस्ट ऑफ टिम्बर है। टिम्बर ऑपरेटस फॉर टेंसाइल टेस्ट पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, ये आपका जैसे कि यूटीएम है, यूटीएम में हम इसका क्या करते हैं? टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको बारी बारी करके हम जानते हैं कि किस किस तरीके से जो है हम इस टेस्ट को करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें टेंसाइल एंड कंप्रेशन टेस्टिंग ऑफ टिम्बर की, तो हम पढ़ते हैं सैंपल प्रिपरेशन। तो सैंपल प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हमारे को क्या करना है? सबसे पहले एक स्पेसिमन लेना है। कौन से साइज का? 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 mm बाई 50 mm का आपको सैंपल लेना है। और उसकी लेंथ कितनी लेनी है? 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब 200 mm का जो है आपको लेंथ का स्पेसिमन लेना है वुडन का। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सैंपल की प्रिपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे कि 5 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 इंटू 5 सेंटीमीटर में जो है, तो आप लेंथ और ब्रेड्थ इसका स्पेसिमेन का लेंगे। और क्या करेंगे? 20 सेंटीमीटर की इसकी क्या लेंगे? कंप्लीट लेंथ लेंगे। ठीक है, 5/5 जो है वो इसका विड्थ और डेप्थ रहेगा। क्या रहेगा? विड्थ और डेप्थ रहेगा। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर क्या रहेगी? इसकी लेंथ रहेगी। ठीक है, विड्थ और डेप्थ उसकी रहेगी 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरीके का सैंपल आपका बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का सैंपल बनेगा आपका। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 20 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम जानते हैं कि टेंसाइल टेस्टिंग सेटअप। अब टेंसाइल टेस्टिंग सेटअप की अगर बात करें तो टेंसाइल टेस्टिंग सेटअप के लिए हम यूटीएम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम क्या करते हैं? अपने सैंपल को जो है तो लगाते हैं लेंथ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंगली हम जैसे कि
ये आपका टेस्ट स्पेसिमेन है ये। इसको लेंथ के अकॉर्डिंगली ऐसे करके लगाएँगे आप और ऐसे इसको पुल करेंगे, खींचेंगे। मशीन के थ्रू खींचा जाएगा सैंपल को। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग सेटअप करते हैं, ठीक है? अब एप्लीकेशन ऑफ लोड की अगर बात करें, तो एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ लोड होता है कि किस तरीके से हम उसके ऊपर लोड लगाएँगे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास यूटीएम मशीन है, उस यूटीएम मशीन में आप स्टार्ट का बटन दबाएँगे और ऑटोमैटिकली जो है वो लोड जो है वो मशीन उसके ऊपर लगाना शुरू करेगी। जिससे कि अ अ, 5 किलो न्यूटन से आगे-आगे वो 5 किलो न्यूटन का लोड वो लगाएगी, फिर उसके बाद वो आगे का लोड लगाना शुरू करेगी। वैसे जहाँ पर वो जाके ब्रेक होती है, वो जो है उसकी जो है वो लोड जिस पे वो ब्रेक हो रही है वो डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस मैक्सिमम लोड अप्लाइड जो हुआ हमारा, उसको अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारे को टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना किसी वुडन मेंबर का क्यों ज़रूरी हो गया। तो आपको बता दूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे को वुडन मेंबर का निकालना इसीलिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने कई जगह पे देखा होगा कि जो आपके जैसे कि हम फ़ोल्डिंग्स वगैरह लगाते हैं या हम फट्टों का यूज़ करते हैं, तो उन फट्टों का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? हम शटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बीम के नीचे जो शटरिंग बनती है, उसके लिए हम अ, वुडन मेंबर लगाते हैं। तो वो आपको टेंशन में और कम्प्रेशन दोनों में रखना होता है। तो उसके लिए हमारे को ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे को क्या है उसको उसके बारे में जानना होगा कि वो कितना खुद जो है वो तो लोड ले सकती है। कि ऐसा ना हो कि हम उसके ऊपर पैर रख रहे हैं, हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या किया है, हमने अपना शटरिंग करना शुरू किया है, शटरिंग जब कर दी हमने पैर रखा और हम नीचे घुस गए। तो वो शटरिंग जो है हमारी फेल होगी, तो उसके लिए हमारे को क्या ज़रूरी चीज़ रहती है, हमारे को टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़रूरी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम जानते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग सेटअप। कंप्रेशन टेस्टिंग की अगर बात करें, तो कंप्रेशन टेस्टिंग सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। कंप्रेशन टेस्टिंग में जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में इन सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो कंप्रेशन टेस्ट ही है। कौन सा टेस्ट है? कंप्रेशन टेस्ट है और टेंसाइल टेस्ट। ये 2 टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे कि कंक्रीट है या आपका स्टील है या अ, आपका वुड है, ये सारे जो है इनके लिए इनके ऊपर हमारे को क्या जो है तो कैलकुलेट करना होता है, टेंसाइल और कंप्रेशन कैलकुलेट करना होता है, वही हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो अगर कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट की बात करें, तो ये डिफाइन करता है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ को। किसको? क्रशिंग स्ट्रेंथ को भी हम कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं ऑफ द टिम्बर कि कितने कितने स्ट्रेंथ कितने लोड के ऊपर जो है वो क्रश हो जाता है, वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। जो टेस्ट होता है वो उसमें डिटरमाइनेशंस किसका होता है? लोड का होता है और वुड कैन सपोर्ट ओवर अ पीरियड। क्लियर? तो ये आता है आपका कंप्रेशन टेस्ट में, जिसमें हम आईएस कोड यूज करते हैं कौन सा? 2380 पार्ट 6 1977। ठीक है, ये कंप्रेशन टेस्टिंग सेटअप है। कंप्रेशन टेस्टिंग सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 प्लेट्स रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ब्रिक की, हमारे पास एक ब्रिक का भी बच गया था पीछे जो कवर करना था, तो ब्रिक का भी मैं इसी के साथ में कवर कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि ये ब्रिक है, अगर इस ब्रिक की बात करें तो इसके ऊपर जो है वो वुडन की प्लेट्स लगती हैं। कौन सी? वुडन की प्लेट्स। ऐसे हम इसकी टेस्टिंग नहीं करते, पहले उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की जाती है, उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वुडन की प्लाई बोर्ड की इसके ऊपर हम लगाते हैं, प्लेट्स को लगाते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे हम जो है
तो जैसे कि ये ब्रिक स्पेसिमेन है, इसको रखते किस तरीके से हैं, फ्रॉग जो है अपवार्ड रहता है। फ्रॉग क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे आपकी ब्रिक जो होती है, जैसे ये ब्रिक है, तो आपने देखा होगा सेंटर का जो पार्ट होता है, ये सेंटर का जैसे मान लो पार्ट है, जिसमें आपकी ब्रिक की नेमिंग वगैरह लिखी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रॉग। इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं फ्रॉग। ठीक है, तो मतलब फ्रॉग जो है हमारा ऊपर वाली साइड को रहना चाहिए। कुछ इस तरीके से टेस्टिंग सेटअप किया जाता है, नीचे प्लेट्स लगाई जाती हैं, और ये किसकी प्लेट्स हैं, आपकी कंप्रेशन की प्लेट्स हैं। ठीक है, कंप्रेशन की प्लेट्स हैं ये। अब देखो इसमें हमारे को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए, 10.5 मेगा पास्कल। कितनी, 10.5 मेगा पास्कल। किसके केस में, आपकी ब्रिक के केस में, अगर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है। और अगर सेकंड क्लास ब्रिक है तो 7 मेगा पास्कल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आता है आपका कंप्रेसिव टेस्टिंग में। ठीक है, चलिए, ये बेस प्लेट है और ये कौन सा है, लोड सेल है। ठीक है, बेस प्लेट जो है वो फिक्स रहती है, हम लोड सेल से जो है तो लोड लगाते हैं। जैसे कि ये लोड सेल है, ये लोड सेल है और ये बेस प्लेट है। ठीक है, इससे जो है हम जो है लोड सेल की तरफ से जो है लोड लगाता है, ये नीचे को कंप्रेस होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लो। अगर इसकी बात करें हैं तो हम एक स्पेसिमेन लेते हैं इसमें, टिम्बर में, जिसका साइज क्या होता है, 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है, लेंथ। क्लियर, विड्थ और डेप्थ उसकी क्या होती है, 5 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का उसका लेंथ रहता है, सेम एज जैसे कि कंप्रेशन में करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्लेस करते हैं स्पेसिमेन को इन द कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। अच्छा, अब लोड जो अप्लाई करते हैं हम, वो कैसे करते हैं, पैरेलल टू द ग्रेन्स। अब ग्रेन्स जो होती हैं, जैसे वुड में ग्रेन्स होती हैं, वुड्स की ग्रेन्स को अगर आप देखोगे कि वुड का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बना है, इस तरीके से उसकी वृद्धि हुई है, वो ग्रेन्स जो हैं वो उसको ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, अक्रॉस द ग्रेन ऐसे हुआ, देखिए ऐसे अक्रॉस द ग्रेन हुआ, और ऐसे अलाउंग द ग्रेन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अप्लाई द लोड पैरेलल टू द ग्रेन्स। पैरेलल टू द ग्रेन्स जो है हम लोड अप्लाई करेंगे, मतलब इस तरीके से रख के उसके ऊपर हम ग्रेन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे लोड को। उसके बाद क्या करेंगे, स्पेसिमेन जो है वो आपका शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। डिफेक्ट से वो फ्री होना चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड, हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे लोड, जैसे पहले कम होगा लोड, उसके बाद आगे आगे बढ़ता जाए। उसके बाद क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे लोड की वैल्यू को जहां पे टिम्बर आपका ब्रेक होता है, और कैलकुलेट करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे कंप्रेसिव टेस्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है। क्लियर, चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ लोड आ गया आपके पास। डाटा का कलेक्शन, जैसे किस लोड के ऊपर जो है वो डाटा आपका मतलब किस लोड के ऊपर जो है आपका ब्रेक हो रहा है। आप देखिए इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, लोड एट विच द स्पेसिमेन ब्रेक डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, जैसे कि P बाई ए। ठीक है, वो क्या होती है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या जिसे हम क्या कहते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि जो हमारा टिम्बर का जो स्पेसिमेन होगा, जो टिम्बर का जो सैंपल होगा, तो वो कैसे ब्रेक हो रहा है, मतलब किस तरीके से, कहाँ पे उसके बैक साइड में आ रहे हैं उसके क्रैक, फ्रंट में आ रहे हैं, साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं, तो वो हमने रिकॉर्ड करने हैं। मतलब जब वो ब्रेक हो रहा है तो किस तरफ से वो जो ब्रेक हो रहा है, किस फेज से ब्रेक हो रहा है। क्लियर, ये आ जाता है एनालिसिस में। इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन में हम करते हैं कि उसमें हम पूरा एक चार्ट बनाते हैं, उसके कंप्रेशन का, टेंसाइल में भी वैसे ही करते हैं। उसमें क्या करते हैं,
जैसे कि हमारे को लोड की वैल्यू रहती है, डेट रहेगी, वुड रहेगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है हम इंक्लूड करते हैं उसमें। सैंपल कहाँ का है, वो सारी चीज़ें, और किस लोड के ऊपर क्रशिंग स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें इंटरप्रिटेशन में कवर करते हैं। तो ये रहा आपका वुड एंड टिम्बर टेस्टिंग, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे वुड एंड टिम्बर टेस्टिंग में कौन सा, शेयर टेस्टिंग ऑफ फॉर टिम्बर। आईएस कोड इसके लिए हम प्रेफर करेंगे कौन सा, 1708 पार्ट 11। कौन सा, 1708 पार्ट 11, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक कॉम्प्रेसिव टेस्ट के ऊपर जो है तो वीडियो दिखाऊं। क्लियर, चलिए अब जानते हैं। To determine the compressive strength of the wooden specimen with grains parallel and perpendicular to the applied load. Coming to our test procedure, right, today we are going to see the load carrying capacity of these wooden pieces in terms of the grains parallel to the load and grains perpendicular to the load, right. When you talk about the grains, right, you can see the fibers running here in the wooden piece, right. So just like this, all the members, all the wooden pieces will be, the grains will be there, right. Okay, so in these grains shows that the wood has been grown. This piece of wood, the tree might have grown in this direction. Okay, so when you apply the load perpendicular to this, right, so this load has been applied parallel to the grain. Okay, so this is the application load parallel to the grain. Okay, right. And where is the structural aspect coming here means, when you see wooden columns, right, wood columns, like in the ancient Chettinad of palaces or the older palaces, there lot of wooden structures they might have used, right. Where the application comes from, like this. Okay, so the strength has to be considered normal to the grain and also perpendicular to the grain. So normal to the grain application comes to the column constructions, wooden column constructions, right. So we have to, in the parallel grains we are applying, so it is parallel to the grain. Okay, now if you see, you have shown that the grains are parallel, right. And now if I turn like this, right, and apply the load here, right, the grain is like in this direction and the load is applied in this direction, right. So perpendicular to the grain I am applying the load. Okay, so where comes this application, like this the beam will be running and in the beam the loads are applied. So in the structural aspect, the perpendicular to the grain application comes in the beam construction, wooden beam constructions. Okay, so in both wise, parallel to the grain wise and perpendicular to the grain wise, you have to check the strength of the wood, right. Now see how can you apply and how the experiment has to take place. Okay, here what is the thing you have to find out is, we have to find out the ultimate load, right. Before that you need to find out the load in terms of stress you need to find out, right. So for stress calculation, what is that, load by cross sectional area where the load has been applied, right. So if this is the grain running and if you are applying the load on this, it is the parallel to the grain, right. So here the load is applied, this is the surface on which this load is applied, right. So this surface you have to calculate the area. Okay, so using the vernier calipers, right, we will be finding out the length of the length and the width of the area or width of the surface on which the load is applied, right. Similarly, when the grain is like this and we are applying the load, this is perpendicular to the grain. So this is the surface on which the load has been applied. So we have to calculate the surface area of this. So this is the length and this is the width.
Like this, you have to calculate the cross-sectional area of the surface on which the load is applied. Right. Now we can see how the load is applied. For this, we are using 100-ton universal testing machine. So I will explain how the load has to be applied in the universal testing machine. So this is our Strength of Materials Laboratory universal testing machine. It is running by means of hydraulic pressure, and there is a display unit. From the display unit, we can have the measurements and load calculations directly. Okay, right? So how this is running, right? So once how to have, there is a main switch has to be put on, right? After that, you have to close this, right? Once this is closed, then you have to on this equipment, and then you have to open this. While opening this, hydraulic pressure, oil will be there, the oil will be oozing, and this hammer will be moving up. This is called crosshead, right? So before starting the experiment, what you have to do is, you have to adjust the height of this crosshead up to what height you have to adjust. So for example, I am putting the grains are like running like this, so parallel to the load I am checking now. Right, okay, so right, this is the parallel to the grain I am using, and the load is now going to be applied like this. So it is parallel to the grain experiment I am doing. Okay, so for two examples, two specimens will be checked for parallel to the grain, and two specimens will be checked for perpendicular to the grain. Okay, right, so I am making this crosshead comes down to adjust up to this height. Okay, Satish will help, our non-teaching faculty. So there is up and down button is there. When you move the up button, right, this crosshead will move upwards, and then you push, when you have to press it, long press you have to do. While you have to press this crosshead will come down. Okay. Now you can see that the crosshead is coming down. Okay, so now it is just touching, the crosshead is just touching the specimen. Okay, right, so I am going to start our experiment. So I have closed this knob, right, and making the on button, the equipment starts running, the UTM starts running, and I am opening this and starting. Now the load has started to take, right, the specimen is taking up the load, right, and you can see closely there is a crushing sound coming. When it starts taking up the load, this hammer will be coming upwards, and you can clearly see the specimen is crushing. Right? You should be very careful while we are doing with this experiment. Right? The pieces will come out suddenly. Okay? Now already the specimen has been crushed. Right? I am showing this. You want to see the crushing specimen. Right? Crushed specimen you want to see. That's why I am continuing the experiment. If you see the display unit, right, the load is taking up. Now if you see the specimen, it already
right? There is no load to take up. Now you can stop the experiment, right? Okay, now you can stop the machine, right? After closing, after stopping the off button, right, this has been first released, it has to be closed. Okay, when you start the machine, it is open to make the oil to ooze to put the hydraulic pressure. Now it has been closed, right? It has offed and it is closed and then it is opened, right? Once when you open, the load is coming down, you can see. You want to know what is the peak load and the ultimate load, right? For that, if you put the result button, you can see what is the maximum load, peak load, that is 49.05 kilonewton. So here you get the answer in kilonewton. You have to convert it into Newton while you are giving the stress, Newton per mm square. Okay, so 49.05 kilonewton. Okay, so this is the experiment for the load parallel to the grains. So see how much crushed this specimen, right? When you are applying the load, the specimen has crushed like this. Okay, so this is the example for the wooden specimen parallel to the grains. Now we will see how the load and the crushing patterns comes when you apply the load perpendicular to the grains. Okay, the grains are perpendicular to the application of the load surface. Okay, right? Now the same procedure will be followed to apply the load. See the display, the increased load is increasing. Once it starts, specimen starts crushing, right, the load, applied load will be reduced. Okay, and that point maybe or may not be, we may be noticed or may not notice. So this is the, there is a memory unit there, the ultimate load will be put it in the memory that you can take from the result button. Okay, now the specimen start crushing. So structural wise, if you see, it has already failed. Right? Now if you take the result, 46.35 kilonewton is the ultimate load. 46.35 kilonewton. That you have to convert it into Newton for your calculations. So this is the experiment for the wooden calculation of the wooden specimen parallel to the grain and perpendicular to the grain. There is no graph required, just a simple calculation. And when you see in the tabular column, what you have to do is, here size of the specimen you will be writing, right, in the cross sectional area wise. Then the area will be calculated. First the size of the specimen we will be writing, then area is calculated. This ultimate compressive load you will be taking from the machine, ultimate testing, universal testing machine. Then load divided by cross sectional area, you will get the ultimate compressive stress in Newton per mm square. For parallel to the grains and perpendicular to the grains, you have to find out. That is for ultimate compressive stress. When you the ultimate compressive stress, when you divide it by the factor of safety, you will be getting the working stress, right? So factor of safety for wooden specimen, here we are generally taking up as 3, right? That's why it's already given as 3, right? So your results will be parallel to the grain, ultimate compressive stress and working stress, perpendicular to the grain, ultimate compressive stress and working stress, all in Newton per mm square. Okay, this is the experiment. हाँ, तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। अभी
आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जिससे कि कंप्रेशन टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट हम कोई भी करते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, हम किसी भी एक सैंपल को लेके या किसी भी एक स्पेसिमेन को लेके ये डिसाइड नहीं कर देते हैं कि वो एक एक स्पेसिमेन को लेके ये डिसाइड नहीं करते हैं कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ये रहता है। उसको हमारे को एप्रोप्रिएट जानने के लिए एक एवरेज स्ट्रेंथ निकालना जरूरी रहता है। अब उस एवरेज स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस एवरेज को स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हमारे को स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन एटलीस्ट लेना पड़ते हैं। उन 3 स्पेसिमेन के ग्रुप को क्या कहते हैं, एक सैंपल कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम करते हैं आपका कंप्रेशन एंड टेंसाइल टेस्ट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम जानते हैं कि shear टेस्ट जब हम करते हैं टिम्बर के ऊपर तो किस तरीके से करते हैं उसको। shear टेस्ट की अगर बात करें हम टिम्बर के ऊपर, तो shear टेस्ट फॉर टिम्बर, इसके लिए IS कोड है हमारा 1708 पार्ट नंबर 11। अच्छा, shear टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन टिम्बर इज यूज्ड एज स्लैब। स्लैब के लिए अगर टिम्बर यूज हो रहा है तो उसके लिए जरूरी रहता है हमारा shear टेस्ट। The load should be applied parallel to the grains, parallel to the grains। जो ग्रेन्स रहेंगे उसके पैरेलली जो है हम लोड को अप्लाई करेंगे, उसको क्या कहते हैं हम, shear टेस्ट कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें स्टीरप्स भी प्रोवाइड की जाती हैं जो shear के लिए होती हैं। अब देखो, अगर स्टीरप्स के ऊपर आ सकता है तो आपका जो जैसे हम शटरिंग प्रोवाइड करते हैं स्लैब के ऊपर, तो उस स्लैब के ऊपर जो शटरिंग हम देते हैं वो shear प्रूफ होनी चाहिए, मतलब उसमें shear ना आए, वो मतलब ऐसा ना हो कि वो स्लाइड कर जाए, उस तरीके से जो है, तो उसका भी टेस्ट जो है हमारा किया जाता है, किसके लिए, टिम्बर के लिए किया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। shear टेस्ट फॉर टिम्बर की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है उसको बारी बारी करके जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली द अल्टीमेट shear स्ट्रेंथ इन द सिंगल shear ऑफ अ टिम्बर। क्या है ये, डायरेक्ट shear टेस्ट ऑन टिम्बर स्पेसिमेन। टिम्बर स्पेसिमेन के ऊपर जो डायरेक्ट shear टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। कौन सा, 1708 पार्ट नंबर 11 इसमें यूज करते हैं। एपरेटस इसमें कौन सा यूज किया जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और shear अटैचमेंट वर्नियर कैलिपर। shear अटैचमेंट इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि ये है shear अटैचमेंट है, और क्या है आपका वर्नियर कैलिपर जो है सैंपल को नापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एक एक करके स्टेप नंबर 1 के ऊपर आते हैं। इसके प्रोसीजर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक द वुड स्पेसिमेन एंड डिटरमाइन द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द फेल्योर। सबसे पहले विड्थ और डेप्थ करेंगे फाइंड आउट किसकी, स्पेसिमेन की, एंड फेल्योर प्लेन यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ठीक है, विड्थ W इजिकल टू विड्थ, D इजिकल टू डेप्थ। क्लियर? तो जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे विड्थ दी है हमारी, कितनी दी है, 50.3 वुड ऑफ द स्पेसिमेन। क्लियर? ये इसकी विड्थ है। क्लियर? ये जैसे करके हम इसको नाप रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए दूसरे स्टेप के ऊपर जाते हैं। तो टिम्बर जो है उसको क्या करेंगे हम, अलोंग द ग्रेन्स, किसके, अलोंग द ग्रेन्स, कुछ इस तरीके से, अलोंग द ग्रेन्स इज प्लेस्ड इन द shear अटैचमेंट। shear अटैचमेंट, ये shear अटैचमेंट है, इस shear अटैचमेंट में अलोंग द ग्रेन्स जो है, जो टिम्बर की जो ग्रेन्स रहेंगी उनके अलोंग जो है आप इसको प्लेस करेंगे इनटू द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है और ये आपकी अटैचमेंट है, shear अटैचमेंट है जो यहाँ पे लगाई गई है, उसमें जो है हम इसको रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के हम जानते हैं द मशीन इज स्विच्ड ऑन एंड लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अंटिल द स्पेसिमेन इज फ्रैक्चर्ड। ये ट्रायल 1 हम कर रहे हैं, एक ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है।
उसको किस तरीके से, एंड द लोड रिक्वायर्ड टू द फ्रैक्चर इज रिकॉर्डेड। यहाँ से ये मशीन का एक बटन होगा, वहाँ पे इसको दबाएंगे और यहाँ से लोड जो है वो लगना चालू हो जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा लोड को, और एक टाइम के ऊपर ऐसा होगा कि वो फ्रैक्चर कर जाए। The machine is switched on the load is gradually increased until the specimen is fractured and load required is to fracture is recorded. Clear? ये करेंगे हम, जैसे कि लोड की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2100 kg। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेट द डबल शियर स्ट्रेंथ ऑन द टिम्बर। डबल शियर स्ट्रेंथ ऑन द टिम्बर, जैसे कि ये है आपका विड्थ ऑफ द फेल्योर, थिकनेस ऑफ द फेल्योर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, फेल्योर ऑफ द लोड और सिंगल शियर ऑफ द लोड। तो ये क्या है, P इंटू 9.81 ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, ठीक है, वो क्या आ जाता है आपके पास सिंगल शियर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्लियर? कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारा ये क्या रहता है, विड्थ रहता है, ये थिकनेस है, और ये क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल है, ये लोड लग रहा है। तो इस तरीके से लोड मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज P इंटू जी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आ जाता है आपके पास, क्या आता है, सिंगल शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट की बात करें तो इसमें विड्थ रहता है, थिकनेस रहता है, जो कि हम 3 रीडिंग्स लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से वर्नियर कैलिपर से जो है हम इसकी विड्थ को नापते हैं, थिकनेस को नापते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, अगर विड्थ और डेप्थ चेंज हो रही है तो उसी के अनुसार जो है वो चेंज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। लोड आपका चेंज करेगा, ठीक है, किस ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर लोड आ रहा है। फिर उसके बाद सिंगल शियर की वैल्यू करेंगे, तो एक्चुअल वैल्यू, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू रहेगी, और ये एंटर्ड वैल्यू जो हमारे को आएगी, एंटर्ड वैल्यू, ठीक है, वो रहेगी। अब परसेंटेज ऑफ एरर उसमें क्या रहेगा, तो वो इससे कैलकुलेट करें। क्लियर? अब एवरेज सिंगल शेयर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इन तीनों का ग्रैंड टोटल करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास 8.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हम करते हैं शेयर। क्लियर? कल पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 3 को, क्या है उसमें, टेस्टिंग फॉर टिम्बर प्रिजर्वेटिव क्वालिटी, टेस्टिंग फॉर टिम्बर प्रिजर्वेटिव क्वालिटी, सॉरी, और IS कोड 10013 पार्ट 3 1981, इसके अकॉर्डिंगली इस टेस्ट को हम पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी अगर थोड़ी सी अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव करने के लिए, टिम्बर को प्रिजर्वेटिव करने के लिए, जैसे कि हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, वार्निशिंग करते हैं, हम उसके ऊपर पेंट करते हैं, हम उसके ऊपर, है ना, तो वो जो कोटिंग्स हम लगाते हैं उसको किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीज़ें, या उसके लिए जो टेस्टिंग है उसको प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए, जो टेस्ट उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए जो टेस्टिंग रहती है हमारे पास, वो क्या क्या रहती है, उसके बारे में हम कल जानेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हमने किया शेयर टेस्ट। शेयर टेस्ट से रिलेटेड जो है मैं आपको वीडियो एक बता देता हूँ। क्लियर? चलिए। Direct shear test on timber specimen. This is the experimental setup. The objective of this experiment is to determine experimentally the ultimate shear strength in single shear of timber. This is the timber specimen used for this experiment. Take the wood specimen and determine the width and depth of failure plane using vernier caliper. The timber specimen is placed in the shear attachment and placed into the universal testing machine.
The machine is switched on. The load is gradually increased until the specimen is fractured. And load required to failure is recorded. Now calculate the single shear strength on timber specimen for current run. Same steps are repeated for different trials and we can determine average shear strength. तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, शेयर टेस्ट को करते हैं। कल हम जानेंगे पार्ट 3 को। आज के लिए इतना। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।